सीमित था। अब अजीब अजीब सी बातें, आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई ये एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है, मैं भी देखना चाहती हूँ। अभी मुझे माँ अंबा जी का एक चित्र दिया गया, इसलिए शायद उचित रहेगा एक बार सभा शुरू करने से पहले मेरे साथ माँ अंबा जी की जोर से एक बार जय कहिए। माँ अंबा जी की जय, माँ नटेश्वरी जी की जय, और गेड़ा हनुमान जी की जय। देखिए ये गुजरात की धरती है, यहाँ से इस दुनिया के सबसे, शायद इस पूरी हमारी जो पीढ़ी है और इससे पहले की पीढ़ियां, उसमें शायद दुनिया की सबसे महान हस्ती आपने, गुजरात ने इस दुनिया को दी। महात्मा गांधी जी यहाँ पे जन्मे। श्री सरदार पटेल जी भी गुजरात के ही पुत्र थे। वीर रणछोड़ रबाड़ी जी भी इसी धरती के थे। ये सारे महापुरुष किस लिए लड़े? ये सारे महापुरुष आपकी आजादी के लिए लड़े। ठीक है, ये पुरानी बात है, 70 साल निकल गए, बीत गए, हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र है, हमारे देश में एक संविधान बना, इसी लड़ाई से उभरा। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने बड़े बड़े महापुरुष रहे, चाहे पटेल जी हो, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सब ने लड़कर, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर हमारे देश को आजाद करवाया और हमें एक संविधान दिया। ये संविधान जो उन्होंने हमें दिया, इसका महत्व आपको समझना पड़ेगा। आज बहुत ही जरूरी है कि आप कुछ मूल बातें, जो गहरी बातें हैं हमारे देश की राजनीति के बारे में और अपने जीवन के बारे में, आप ठीक ढंग से समझें, ताकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं चुनाव में, वो आप सोच समझ के और सारी जानकारी लेके लें। एक जमाने में बड़े बड़े प्रधानमंत्री होते थे, वो आपके गांव आते थे, वो आपके घरों में आते थे, और जब आपके घरों और आपके गांव में आते थे तो आप अपना हक मांगते थे। मैंने खुद अपने पिताजी, अपनी दादी जी के साथ देखा है। मैं यूपी के किसी छोटे से गांव में गई, एकदम पिछड़े जिले में, जहां पे मेरा पहुंचना आज के दिन मुश्किल था, क्योंकि बहुत लंबा सफर था गाड़ी से, रास्ते में हेलीकॉप्टर लिया, फिर गाड़ी ली, फिर पहुंची। और जब मैं एक गांव में गई तो एक छोटी सी बुढ़िया ने मुझे बताया, छोटी इसलिए क्योंकि इतनी बुढ़िया थी कि वो ऐसी झुकी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी दादी जी आई थी तो जो खीर मैं आपको खिला रही हूँ, ऐसी ही खीर बना के मैंने उनको खिलाया। मैं अपने पिताजी के साथ गांव जाती थी, उनके पीछे पीछे, तो अपने ही संसदीय क्षेत्र में जब वो किसी के घर में चले जाते, तो अगर कोई सुविधा नहीं मिली होती, या पानी नहीं आ रहा है, या उस जमाने में वो इंडिया मार्क 1 लगता था, वो नल नहीं लगा है, या सड़क नहीं बनी है, तो डांट खाते थे। जनता डांटती थी कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमारा नल नहीं लगाया आपने। और लोग कहते थे उनसे कि देखिए, वोट हम आपको तब देंगे जब आप सड़क बनाएंगे, जब आप पानी लाएंगे। प्यार तो हम आपको बहुत करते हैं, आओ खाओ चाय पियो, लेकिन वोट तब मिलेगा जब आप हमारा काम करेंगे। ये राजनीति थी एक जमाने की। और इस राजनीति का आधार किसने डाला? गुजरात के सबसे महान बेटे ने डाला।
महात्मा गांधी जी ने सारे नेताओं से अपनी संपत्ति छुड़वाई, सबको जमीन पे लाए, सबको घरों में ले गए, गरीबों के की समस्याओं को सुनो, और जो जनता है देश की वो सर्वोपरि है। ये बात गांधी जी ने सिखाई। और गांधी जी ने कहाँ से सीखी ये बात? खुद भगवत गीता से, हिंदू धर्म से। जो महान गुरु होते थे हमारे, उनसे पहले वो सारे आपके बीच आते थे, पैदल चलते थे, सुनते थे कि समस्याएं क्या हैं, कि मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे चला रही हो अपना जीवन, महंगाई हो रही है, कुछ खरीद पा रही हो, कमाई कैसे आ रही है, घर पे जाती हो, क्या मुश्किल है जब घर पहुंचती हो काम करने के बाद खेती में। किसानों से पूछते थे, समझते थे, मजदूरों की समस्याएं समझते थे, और उसी आधार पे अपनी नीतियां बनाते थे। तो अगर कोई नीति बनती थी देश में तो उसे इस आधार पे बनती, जैसे अगर मजदूरों के लिए कोई नीति बनती तो मजदूरों से बातचीत करके बनती, किसानों के लिए कोई नीति बनती तो किसानों की समस्याओं को समझ के, उनकी मुश्किलों को देख के बनती। इसीलिए जो हमारी परंपरा है कांग्रेस पार्टी में, जो महात्मा गांधी, जिस परंपरा की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली और जिस परंपरा के तहत हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किया, वो परंपरा ये थी कि नीतियां आपके लिए बनी, जो आपकी सुविधा के लिए बनती है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बनती है, वही नीति सही है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं, सेठों के साथ दिखते हैं। कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से। वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है। लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है?
एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिए, यहां राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात? आपकी सुनवाई हुई? मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे, और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहां जहां महिलाओं का अपमान किया गया है, वहां मोदी जी की सरकार ने जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। जो लड़ी देश के लिए, मेडल लाई, जब मेडल लाई तो मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और सारे अखबारों में लिखा था कि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये मेडल लेके घर आई हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ था, मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। उस महिला ने, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी, मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, मेडल लाई हूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूंगी तो जरूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको, जिसने उस पे अत्याचार किया? आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा है। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया, उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असलियत। और जैसे मैंने कहा, घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे। आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों, निकाल लिया। आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहां उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला, यहां से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। 10 सालों में जब से इनकी सरकार है, 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अब क्या करें नौजवान? भर्ती का इम्तिहान है, पेपर लीक हो रहा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार,
मोदी जी की सरकार में 30 लाख रोजगार के पद खाली पड़े हुए हैं। 30 लाख केंद्र सरकार में। आप नौजवान यहाँ खड़े हो, यहीं पे हजारों खड़े होंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। वहां 30 लाख पद खाली है, वो पद भरे नहीं गए हैं। तो पद खाली है, नौजवान खाली है, लेकिन आप पद नहीं भर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और है, सरकार का ध्यान रोजगार बनाने में नहीं है। तो ये परिस्थिति है कि जब आपको रोजगार नहीं मिलता तो फिर आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पे ही रोजगार मिलता है, और आप सब वही करते हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है, कोई स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। एक तो हुई खेती की बात। एक जमाने में खेती में भी रोजगार मिलते थे, लेकिन जब से इतनी महंगाई आई है किसान खुद कमा नहीं पा रहा है। तो जब किसान खुद कमा नहीं पा रहा है तो वो कैसे रोजगार दिलवाएगा अपनी खेती में। तो फिर वो भी कम मजदूर रखता है। वो भी कहता है कि जितना काम मैं खुद निपट सकता हूँ निपट लूंगा। तो खेती से रोजगार कम हो रहा है। बड़े बड़े जितने भी सरकारी कॉरपोरेशन थे, जितनी सरकारी कंपनियां थी जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलते थे, तकरीबन सभी की जो सब्सिडी है, जो सब्सिडरी हैं, उनको इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिया है। आज देश का कोयला, देश की सड़कें, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिए गए हैं। इनको आपकी संपत्ति थी, आपको रोजगार मिलता था, आपको सुविधाएं मिलती थी, अब वो सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों की हो गई है। अगर आपकी समस्याओं को ये सरकार समझती तो वो जानती कि यहाँ से रोजगार मिलता है, नए नए रोजगार बनते हैं। ये संपत्ति अभी खरबपतियों को देने से ये रोजगार बंद हो सकते हैं, आरक्षण बंद हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हो गई वो नौकरी, वो रोजगार। लेकिन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनकी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ही बन रही हैं। अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे और देखेंगे तो हर स्तर पे ये हो रहा है। मैं रोजगार की बात कर रही थी, एक और जगह थी जहां से रोजगार बनते थे, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री, मध्यम साइज की इंडस्ट्री है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, किसी ने अपना बिजनेस खोला है, किसी की दुकान है, उससे भी रोजगार मिलता था। लेकिन उसको इतने संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने। नोटबंदी लाए पहले, उससे जितने भी छोटे और मध्यम के वर्ग के बिजनेस थे वो सारे, उनकी कमर टूटी। उसके बाद जीएसटी लाए और मुश्किलों में डाला, तो वहां से भी रोजगार बंद हो गए। तो स्थिति ये है आज देश में कि 10 सालों में रोजगार बनाने का काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आज 70 करोड़ नौजवान हमारे देश में बेरोजगार हैं। हम देखिए आपके लिए ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि पूरे देश का विकास हो, आपका विकास हो, बहने, किसानों का हो, सबका एक साथ विकास हो। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समान दृष्टि से देखना है, और ये जो समानता है ये हमारे संविधान की देन है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो इस देश में समानता चाहता है वो संविधान के विरोध है। तो आप सोचिए कि इन्होंने हर चीज को घुमाकर उल्टा कर दिया है। संविधान आपके लिए बना, आप सबको समान अधिकार देने के लिए बना। आज देश के प्रधानमंत्री खुद आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि जो समानता के लिए लड़ रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। तो आप सोचिए कैसी कैसी गलत बातें आपको बताई जाती हैं और काम इनके कैसे हैं। आपको जल, जंगल और जमीन पे अधिकार दिए गए थे, संविधान ने दिए, कांग्रेस की सरकारों ने दिए। उन सब अधिकारों को कमजोर करने का काम इन्होंने किया है।
पहले SC, ST, OBC और रिटायर्ड फौजियों को जमीन के पट्टे मिलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भाजपा की सरकार रही है 10 सालों से, आपको क्या पट्टे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाने का काम किया है। इससे आरक्षण खत्म होते हैं, फिर से आपके अधिकार कमजोर होते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में आपको अच्छी शिक्षा मिलती थी कम फीस में। जब प्राइवेट इतने सारे बनाते हैं और सरकारी विश्वविद्यालयों को कमजोर करते हैं, तो भी ये काम करते हैं कि आरक्षण भी कम होंगे और फीस भी ज्यादा होगी। तो आप देखिए, ऊपर के जितने भी पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उसमें लैटरल एंट्री से ये पद दे रहे हैं, बाकी सब खाली रख रहे हैं। और जो नीचे के पद हैं, जो भर्ती के पद हैं, उसको खाली रख रहे हैं। तो ये सारे काम जो कर रहे हैं ना, ये इनकी एक नीति है। और ये नीति जो है, ये सबसे बड़ी इनकी नीति जो है कि सब कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की सफलता और उनके आगे बढ़ने के लिए हो, और जो देश का गरीब है उसको 5 किलो का राशन पकड़ाओ और उसको बड़ी बड़ी बातें बताओ, मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े इवेंट दिखाओ और उसी में निपट लो बस। हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। जरा बताइए, किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है वही एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है। मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था। मुझे याद है, मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल है ये। आपको याद होगा कैसे आक्रमण होती थी मीडिया। कोई घबराता नहीं था, नेता कहता था ठीक है सवाल पूछो, जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है, जो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले। या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो? किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है। एक रिपोर्ट आई है, मुझे मालूम नहीं कि कितनी सही है, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि सही होगी। 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे हैं। किस पे? आपके नालों को ठीक करने के लिए नहीं, आपकी टूटियों में पानी लाने के लिए नहीं, आपकी सड़कों की मरम्मत में नहीं, आपके कारोबार में नहीं, आपकी खेती को ठीक करने में नहीं, ये GST हटाने में नहीं, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं हर जिले में। इनके जो ऑफिस है, इतने बड़ी बड़ी इमारतें, बदनाम किया हमें और सबसे अमीर पार्टी बन गए वो। कहते हैं कि आज तक
उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? ये जो मीडिया जो हर रोज आरोप लगाती थी हमारी सरकारों पे, ये तो झुक गई है एकदम। लिख के देखिए, आप हंस रहे हैं, जरा कल लिख के देखिए, कोई बड़ा घोटाला निकालिए, देखते हैं क्या होता है। ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, गिरफ्तार हो जाओगे, पड़े रहोगे जेल में, कोई मदद नहीं करेगा। और 56 इंच का सीना है इनका, एक आलोचना नहीं सुन सकते, एक आलोचना नहीं सुन सकते। बड़प्पन तो उसमें होता है जो दुनिया भर की आलोचना सुन सकता है लेकिन काम करते रहता है। राहुल गांधी को देखो, क्या नहीं बोला उसके बारे में, क्या क्या नहीं कहा। सीना तान के चला ना कन्याकुमारी से कश्मीर, कोई रोक पाया उसे? मणिपुर से मुंबई तक चला, कोई रोक पाया उसे? नहीं रोक पाया, क्योंकि सच्चाई लेके चला अपने दिल में, क्योंकि इस देश के सत्य को ढूंढने निकला। झूठों से भरपूर भाषण और राजनीति नहीं की उसने, कि सरकार ने भ्रष्टाचार की स्कीम ही बना दी। एक जमाने में भ्रष्टाचार होता भी था तो छुपके चोरी से होता था, अब भ्रष्टाचार खुलेआम स्कीम के तहत हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और आपको कहने की ये हिम्मत कि हम भ्रष्ट नहीं हैं। आप पर निर्भर है आपका भविष्य। आपको लगता होगा कि ये जो बड़े बड़े नेता मंच पे बैठते हैं ये हमारा भविष्य तय करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। सच्चाई ये है कि आप अपना भविष्य तय करते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है। सब पढ़ो, सुनो, जानकारी लो, नेताओं की बातें सुनो। कौन यहाँ आकर आपकी बात कर रहा है, कौन गंभीर बात कर रहा है और कौन हल्की बात कर रहा है, कौन भैंसों की बात कर रहा है कि कोई चुराएगा और कौन कह रहा है कि 30 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे। 10 सालों में अगर कुछ किया होता तो ये चुनाव खुशी से उन 10 सालों की कामयाबी पे लड़ सकते थे, लेकिन ये चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 1 महीना निकलेगा चुनाव का, तो आप देखते रहना। कोई गांव में बैठा हुआ चाय की दुकान में ऐसी बातें करता तो आप हंस पड़ते। हंसते कि नहीं? अगर कोई कहता कि भाई कोई नेता आके तुम्हारे घर में एक्सरे से तुम्हारे गहने निकालेगा और तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएगा, तो क्या कहते? हंसते। अब प्रधानमंत्री वही बात कर रहे हैं तो हंसो ना, हंसो, बोलो ठीक है ये हास्य बात है, प्रधानमंत्री जी हल्की बात कर रहे हैं, हमें अपनी काम की बात सुननी है। और इन नेताओं को मजबूर करो, हमारी तरह मजबूर करो सब नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, मजबूर करो कि चुनाव में आपके सामने आए तो आपकी बात करें। हम उस राजनीतिक परंपरा से आते हैं जिसका सबसे महान बेटा आपका बेटा था। महात्मा गांधी जी की राजनीतिक परंपरा से आते हैं। सत्य की परंपरा है। इससे बड़ी हिंदू धर्म में कोई परंपरा नहीं है। जितने भी भगवान हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत रहे, सबने हमें यही कहा, सत्य के पथ पर चलो। उसी पथ पर महात्मा गांधी जी चले, उसी पथ पर कांग्रेस पार्टी चली। हाँ, हो सकता है कि कहीं कभी 55 साल सरकार रही कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसमें भी सुधार लाए। आज हम एक नई चेतना के साथ आपके सामने आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो देश में हो रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि वो पुरानी परंपरा, हमारी सत्य की परंपरा, सेवा की परंपरा, आपके प्रति हर नेता को समर्पित करने की परंपरा आज फिर से देश में लागू हो।
तो मैं बहुत लंबी बातें कर चुकी हूँ। आशा है आप, मैं जानती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन आशा है कि जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, कहाँ है मेरी बहन, आइए, बनास की बहन। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपनी बहन के प्रचार में आती हूँ, किसी भी बहन के प्रचार में, क्योंकि हम लोग सेवा अच्छी तरह करना जानते हैं, निष्ठा से करते हैं। तो आप लोग मुझे फंडिंग भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। देखिए, कह रही हैं कि आप ही के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं, और ये कह रही हैं कि ये चुनाव जनता लड़ेगी। मैं भी इन्हीं के साथ हूं। आप इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए ताकि आपकी सेवा पूरी हो और आपकी सेवा अच्छी तरह हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धूप है, आपने बहुत ध्यान से चुपचाप से मेरी बातें सुनी। आशा है, जैसे मैं कह रही थी, कि जिस दिन आप पोलिंग पे जाएंगे 2 मिनट लेकर मेरी बातों को याद करो कि मैंने सही कहा कि नहीं, कि मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूं कि नहीं, और अब मेरी बातों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट दो। मेरी बहन को खूब भारी बहुमत से जिताओ। जय हिंद।